आज अगर मैं अभी की बात करूं तो बांग्लादेश में 1,70,00,000 हिंदू कहे जाते हैं। और उन हिंदुओं की तादाद जो वहां से माइग्रेट होकर भारत में आए हैं वो है 1,13,00,000। तो मतलब लगभग जितने लोग वहां रह रहे हैं उतने ही जो है वहां से कितना माइग्रेट भी कर चुके हैं। हाँ, और ये बहुत बहुत दुखद बात है और इसकी इसकी बात नहीं होती है जी। मैं जब जब अपने कॉलेज के दिनों में था तो मैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज देखता था और मुझे पता था कि बांग्लादेश में जो बर्थ रेट है वो भारत से ज़्यादा है, लेकिन बांग्लादेश का जो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बहुत कम रहता था। और ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी, बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहता था वो ऐसा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज का होता है। डेवलप्ड कंट्रीज का कितना होता है? बहुत कम। अभी जाके देखोगे जब आंकड़ों को तो तुम्हें पता चलेगा कि बांग्लादेश का भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, सरकारी आंकड़े, वो बहुत कम है। वो कैसे हो गया मुझे समझ में ना आए। और फिर मैंने उसमें और जांच पड़ताल करी। आज से 15-20 साल पहले की बात है जब मैं ये सब चीजें जानना शुरू ही कर रहा था, और थोड़ा और यूपीएससी से भी थोड़ा और पहले, मतलब 30 साल पहले की बात हो गई, 30-35 साल पहले की, कि बांग्लादेश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना कम क्यों है। और जब उसको खोजा खाजा तो पता चला कम इसलिए है क्योंकि माइग्रेशन जबरदस्त तरीके से पलायन होता है। वो आबादी जो है वो भारत आ रही है, तो इसलिए ऐसा नहीं लग रहा कि बांग्लादेश की आबादी बढ़ रही है, जबकि बर्थ रेट अच्छा है। जो 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 फर्टिलिटी रेट था बांग्लादेश में, भारत से ज्यादा फर्टिलिटी रेट, मतलब एक महिला जो है वहां वो कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो वहां की महिला भारत से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की आबादी नहीं बढ़ रही है। तो कैसे हो रहा था? तो फिर मुझे समझ में आया कि पलायन हो रहा है। और पलायन ना बड़ी हृदय विदारक बात होती है, दिल टूट जाता है जब आप अपनी मिट्टी छोड़ते हो, अपना परिवेश छोड़ते हो, अपने रिश्ते नाते छोड़ते हो, अपना घर छोड़ते हो, जमीन। तो हुआ है। तो हुआ है। और दूसरी चीज, तानाशाही चली है। अभी भी जो तुम देख रहे हो ये एक तरह से प्रो डेमोक्रेसी एजिटेशन है। प्रो डेमोक्रेसी एजिटेशन की जरूरत क्यों पड़े? अगर ऑटोक्रेसी ना हो, अगर तानाशाही डिक्टेटरशिप ना हो, तो प्रो डेमोक्रेसी एजिटेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? 15 साल तो सीधे सीधे तानाशाही रही है, और अभी कम से कम पिछले 6-7 साल को भी हम कह सकते हैं कि एक तरह की तानाशाही ही रही है। चुनाव भी जो हुए हैं वो चुनाव भी बड़े गड़बड़ चुनाव हैं। वो ऐसे जैसे रूस में चुनाव हुए थे ना कि 86-90% वोट मिल गया था पुतिन को, कुछ कुछ उसी तरह के चुनाव बांग्लादेश में भी हुए हैं। तो हमें इन दो बातों को एक साथ रख करके एक केंद्रीय सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है कि जो किसी और धर्म का है उस पर अत्याचार करना है, और ऐसा क्यों होता है कि जनतंत्र की अपेक्षा मुझे तानाशाह ज्यादा पसंद है। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, और ये बात जब मैं बांग्लादेश की कर रहा हूं तो इसमें लगभग सारे इस्लामिक मुल्क शामिल हो गए, क्योंकि ये जो पैटर्न है, मैंने कहा था ना एक पैटर्न देखोगे, ये पैटर्न तुम्हें बांग्लादेश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी मिलेगा, तुम्हें ईरान में भी मिलेगा, जो जो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, लगभग हर जगह मिलेगा। ये क्यों होता है कि मुझे अपने देश में कोई नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बर्दाश्त नहीं है, और ये क्यों होता है कि मुझे एक डिक्टेटर बर्दाश्त है? मैं मुद्दे को साफ कर पा रहा हूं? अगर मैं एक मुस्लिम देश हूं तो मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? पाकिस्तान का ही उदाहरण उठा लो। अगर मैं एक मुस्लिम देश हूं तो ऐसा क्यों होता है कि मैं एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को आसानी से स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं एक डिक्टेटर को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता हूं? ऐसा क्यों होता है? मैं चाहता हूं हम इस पर बात करें। जी। बांग्लादेश में 50 साल का कुल इतिहास आजादी के बाद का, 53 साल का, उसमें 15 साल और 15 में कम से कम 5-7 और जोड़ दो, डिक्टेटरशिप, मतलब लगभग 1/3 या 40% समय वो डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में भी यही हाल है। पहले वहां सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला चलती थी डिक्टेटरशिप, अब खुल्लम खुल्ला नहीं चलती है।
तो आर्मी पीछे से मदारी बन करके बंदर नचा रही है। ये कठपुतली वाला होता है, दिखाई नहीं देता, पर सारी डोर उसके हाथ में होती है। अभी वो चल रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसा क्यों होता है कि इस्लामी देशों में तानाशाह स्वीकार कर लिया जाता है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, कहीं चले जाओ, जनतंत्र जड़ें गहरी नहीं जमा पाता। ये पहली चीज। और दूसरी ये कि जो वहां नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी होते हैं उनको गले क्यों नहीं लगाया जाता, उनको स्वीकार क्यों नहीं किया जाता, उन पर हो जाता है। ये दो बातों का क्या आपस में कोई रिश्ता है? हमें थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्रीज में होती है, स्टेट्स में भी। अरे शाबाश, स्टेट्स, ये बात स्टेट्स में भी होती है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जब जी पूरा बता रहे थे तो मुझे अचानक से, क्योंकि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सारा वाकया वापस से याद आ गया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप सब हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपना बताइए कि आपने कश्मीर की बात करी। तो मैं एक्चुअली उस समय 3-4 साल का था और हमारा घर श्रीनगर में था और लाल चौक के पास ही अली कदल पड़ता है। तो बहुत बड़ा मकान था, मेरे ख्याल से 13-14 कमरों का, बहुत बड़ा, और बहुत आगे मैदान वगैरह भी था। तो जब एक्सोडस हुआ तो रातों रात हमें पता लगा, एक्चुअली मेरे अंकल थे, उनका पूरा एक, जैसे कहते हैं, फतवा जारी हुआ था कि उनको, वो बैंक की नौकरी कर रहे थे। तो जैसे ही वो आया तो हमें पता लगा कि पूरी फैमिली को ही आके जाएगा। कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार थे जो देवर इन दी आर्मी, देवर इन दी फोर्स, तो उन्हें हमें सूचना दे दी कि आप निकल जाओ यहाँ से। तो रातों रात ही हमने कहीं से ट्रक जुगाड़ा, मेरे फादर ने, हमारे अंकल्स ने, और वहाँ बैठ के रात को रात हम निकल गए वहाँ से। तो वही फिर शुरू हुआ। हम पहुँचे उधमपुर। उधमपुर एक जगह है जो कश्मीर और जम्मू के बीच में पड़ती है, छोटी सी जगह है। तो वहाँ पे जाके हमने एक जगह पे बैठ के, रेफ्यूजी कैंप तो नहीं लिया हमने, बट हमें एक फैमिली ने ही एक तरह से पनाह दी थी। वो एक हिंदू फैमिली थी कि आप ठीक है यहाँ पे अपना खाना वाना शुरू करिए। तो मतलब मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ कि सारे लोग, चाहे हमारी ग्रैंड मदर है, फादर हैं, तो उन्हें, वो हमें, हमारे घर में 24 घंटे ही वो पूरी स्टोरीज आया करती। बल्कि जिनकी वजह से हम बाहर निकले उनको दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें। किस साल की बात है? 90 की बात। तो मैं उससे, वही मैंने बताया आपको, 3-4 साल का रहा होगा। तो जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, तो पूरी स्टेट की बात है। स्टेट की बात है। तो अब मामला कंट्री से भी ज़्यादा स्टेट पे आ गया। माने फिर कंट्री और स्टेट में साझा क्या है? ऐसा क्या हो जाता है इस्लामिक मुल्कों में या ऐसे जगहों पर भी, ऐसे प्रांतों में भी जहां इस्लाम सशक्त होता है, बहुमत में होता है, कि पहली बात, जो गैर इस्लामी लोग हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, कम स्वीकार किया जाता है, और दूसरी बात, तानाशाही मज़े में स्वीकार कर ली जाती है। ये क्या हो जाता है? मैं चाहता हूँ इस पर विचार करें। जो काम बांग्लादेश और हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वही काम कश्मीर में भी हुआ है। तो ये ट्रेंड क्या है, ये पैटर्न क्या है, इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करिए। ये तो ऑब्वियस है कि इसका रिश्ता है जिस तरह से लोग इस्लाम को समझते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करो। तो अगर इस्लामिक है तो फिर हमें फिर उसमें इस पर जाना पड़ेगा कि वो धर्म को किस तरह से, अपने धर्म को किस तरह से समझते हैं। एक इंडिविजुअल पॉइंट पे हमें सोचना पड़ेगा। सही दिशा में जा रहे हो, मैं उसी को और इलेबोरेट कर देता हूँ। देखो, जहां कहीं भी ये बात आ जाएगी ना कि इंसान तो सिर्फ कठपुतली है, जहां कहीं भी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो ऐसी हो जाएगी कि इंसान कठपुतली है, एक ऊपर कोई बैठा हुआ है जो इंसान को चलाता है, सारी ताकत उसके पास है जो ऊपर बैठा है, उसी की बातों पर चलना है,
और जो उसकी जगह किसी और बात पर चले, चाहे अपने दिल की बात पर, चाहे किसी अन्य किताब या परंपरा की बात पर, उसको हम क्या देंगे कि वो विधर्मी है और गलत आदमी है, पापी है या काफिर है। वहां समस्या आनी ही आनी है। तुम देख पा रहे हो कि ये जो पूरी फिलॉसफी होती है, ये फिलॉसफी चाहे इस्लाम में हो चाहे कहीं और हो, क्योंकि ये फिलॉसफी दिस इज नॉट यूनिक टू इस्लाम। सेवरल अदर रिलीजन्स और स्ट्रीम्स विद इन रिलीजन्स शेयर दिस फिलॉसफी। क्रिश्चियनिटी में भी शायद कभी रही थी, क्रिश्चियनिटी में भी कभी रही थी, लेकिन फिर वहां पर रिफॉर्मेशन हुआ, फिर रेनेसां हो गया, तो वहां पर जो ह्यूमन थॉट था उसको इज्जत दे दी गई जी। इज्जत दे दी गई। तो ये जब भी कभी होगा, चाहे इस्लाम में चाहे कहीं भी और, कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर मान लिया जाएगा और इंसान को कहा जाएगा कि वो तो बस उसका प्यादा है, सारे आदेश तो ऊपर से आने हैं और हमें बस क्या करना है, पालन करना है। डिक्टेटरशिप के लिए जमीन तैयार हो गई, क्योंकि पहली डिक्टेटरशिप आपने किसकी खड़ी कर दी है? ऊपर वाले। आपने अपने आप को तो कुछ माना ही नहीं ना। और लोकतंत्र क्या बोलता है? लोकतंत्र बोलता है तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। अब मैं ही सब कुछ हूं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरे चुनाव से, मेरे वोट से मेरी जिंदगी चलेगी। ये विचार इस विचार के साथ फिट ही नहीं बैठता, मेल नहीं खाता, अलाइन नहीं हो पाता कि मैं कुछ हूं ही नहीं और उसका जैसा आदेश आएगा वैसे मेरी जिंदगी चलेगी। लोकतंत्र क्या बोलता है? किसी के आदेश का तुम्हें गुलाम नहीं बनना है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा चुनाव, तुम चुनो तुम्हें कैसे जीना है, कोई नहीं है तुमसे ऊपर। अगर आसमान से कोई नीचे भी उतर आया ना तो उसको एक ही वोट का हक रहेगा। वही कोई महापुरुष हो, अवतार हो, हाँ, पीर पैगंबर हो, कोई हो, लोकतंत्र में उनके पास कितने वोट होते हैं? एक होते हैं। तो लोकतंत्र तो कहता है कि साहब आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आप में वो दम है कि आप अपनी खातिर फैसला कर सकते हो। अब लोकतंत्र की इस बात में 100 खामियां हैं और वो खामियां मैंने ही निकाली हैं कि लोकतंत्र तो किसी पागल को भी अधिकार दे देता है कि तुम अपने हिसाब से चलो, और हमने उसके जो नुकसान है वो खूब देखे भी हैं कि जब आप किसी अनडिजर्विंग आदमी को बहुत सारी फ्रीडम दे देते हो तो उसका नतीजा क्या होता है। पर वो बात अलग है, उसकी बात अलग से हमने खूब करी भी है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब मेरी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो मुझे फ्रीडम देती ही नहीं तो क्या होता है? तो ये होता है कि मैं बहुत आसानी से डिक्टेटरशिप स्वीकार करना शुरू कर देता हूं। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, फैक्ट देखो ना, चारों तरफ प्रमाण उपलब्ध है, सबूत हाजिर हैं। हम एक थे, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, हम एक थे। भारत में तानाशाही चल पाई क्या? थोड़ी सी आती भी है अगर, क्योंकि जो गद्दी पर बैठ जाते हैं ना, उनका बड़ा मन लपलपाता है कि हम तानाशाह बन जाएं। तो 75 में आई थी, 75 के बाद भी प्रयास हुए, लेकिन जब भी कभी हम ऑटोक्रेसी भी नहीं, ऑटोक्रेटिक ट्रेंड भी देखते हैं तो हम गुस्से में आ जाते हैं और हम उस बात को रोक देते हैं। इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी थी फिर 77 का चुनाव, और जब भी कभी कोई चाहेगा कि मैं ही सर्वे सर्वा बन जाऊं, मैं ही बिल्कुल राजा बन के, भगवान बन के दिल्ली में बैठ जाऊं, तो भारत की जनता ने यही करा है कि उसको, और चाहे वो दिल्ली की भी बात नहीं है, प्रांतों में भी जब भी कोई अपने आप को एकदम चौधरी, सरपंच और फन्ने खां समझने लग गया है तो जनता ने उसको खींच के नीचे उतार दिया है। भारत तो ऐसा रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा नहीं रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में जितनी डिक्टेटरशिप्स होंगी वो रिलीजियस फिलॉसफी की वजह से होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आ सकता है, कुतर्क क्या आ सकता है। कुतर्क आ सकता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया फिर डिक्टेटरशिप क्यों है, वहां तो रिलीजन चलता ही नहीं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑल डिक्टेटरशिप इज ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रिलीजियस फिलॉसफी कैन कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिक्टेटरशिप, because that is the guiding philosophy. See, I am supposed to be like this. मुझे तो ऐसे रहना है,
और मुझे किसी न किसी का हुक्म मानना ही मानना है, तो फिर तो कोई मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाता है, मैं उसका हुक्म मान लेता हूं। समझ आ रही बात? उसी में एक एंगल और देखना कि ये जो डिक्टेटर बने हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वो ज्यादातर मिलिट्री जनरल क्यों रहे हैं? वो मिलिट्री जनरल क्यों रहे हैं? क्योंकि जो मेरे ऊपर है उसके ऊपर होने का उद्देश्य ही यही है कि वो लड़ाई करे। तो जो मिलिट्री वाला होगा मैं उसको बहुत आसानी से अपने ऊपर मान लूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि नीचे वाले का, ऊपर वाले का, सबका एग्जिस्टेंशियल पर्पस ही यही है कि हम लड़ाई करें। नहीं समझे भाई? मेरा काम क्या है? मेरा काम ये नहीं है कि मैं शांति से अपनी जिंदगी जीऊं और आगे बढ़ूं। मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मेरा काम है लड़ाई झगड़ा करना। तो लड़ाई झगड़ा करने में जो सबसे आगे होगा उसको मैं अपना लीडर मान लूंगा। लड़ाई झगड़ा करने में सबसे आगे कौन होती है? आर्मी। तो मैं आर्मी को अपना लीडर मान लूंगा। ये समझ में आ रही बात? धर्म कोई छोटी चीज नहीं होता। और अगर धर्म को ठीक से समझा नहीं, अगर आपकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो डिस्टॉर्ट हो गई, तो इंसान से लेकर राष्ट्र तक सब बर्बाद हो जाते हैं। इस्लाम का ये जो दार्शनिक अर्थ कर लिया गया है, आवश्यक नहीं है सही हो, लेकिन ये कर लिया गया है परंपरा से, और आज आम मुसलमान के मन में यही अर्थ चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए लोकतंत्र दो जगहों पर अच्छा चल पाता है, दो तरह की जगहों पर। जब अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी मीट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी या ओल्डेस्ट। तो इस दो तरीके की जगहों पर लोकतंत्र अच्छा चल पाता है। कौन सी जगहों पर? या तो जहां पर विचार की, खुले विचार की छूट हो, जैसे अमेरिका, यूरोप। वहां इसलिए चल पाता है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां इसलिए चल पाता है क्योंकि वहां कहा गया कि साहब मैं सोचूंगा और मेरी सोच से मेरा जीवन चलेगा। या भारत में चल पाता है जहां कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत वेदांत का केंद्रीय वक्तव्य है, और यह अहम ब्रह्मास्मि ही भारत में लोकतंत्र की जड़ है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मेरे से ऊपर कोई सत्ता नहीं। यदि मैं सही हो पाऊं, यदि मैं शुद्ध हो पाऊं, यदि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाऊं, तो मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। यह नहीं कि मैं अभी जैसा बना बैठा हूं मैं ही ब्रह्म हूं, अभी ऐसा नहीं, बट आई हैव द पोटेंशियल टू बी द हाईएस्ट। पोटेंशियली आई एम द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो भारत में लोकतंत्र चल जाता है अहम ब्रह्मास्मि की वजह से, तत्वम असि की वजह से, अहम आत्मा ब्रह्म की वजह से, मैं किसी से नीचे नहीं हूं, तो भारत में चले जाता है। यह हमें वेदांत ने सिखाया, अद्वैत वेदांत ने। द्वैत वेदांत में नहीं। द्वैत में तो यह है कि मेरे से ऊपर वहां बैठा हुआ और ऐसे रहना है। तो इसीलिए भारत में कभी कभी तानाशाही आ जाती है, और जब भी तानाशाही आती है तो उसमें ऐसे लोगों का बड़ा योगदान रहता है जो कहते हैं कि वो ऊपर कोई बैठा हुआ है, जिनको आजकल अंधभक्त कहा जाता है, उनका बड़ा योगदान रहता है। समझ में आ रही बात? और जब उपनिषदों की बात आती है, जब विशुद्ध वेदांत की बात आती है, जब अद्वैत की बात आती है, तो वहां तानाशाही जैसा कुछ है नहीं। कौन है मुझसे ऊपर? अहमेव वही केवलम, कहता है अद्वैत वेदांत। मुझसे ऊपर कौन है? बोलो, मुझसे ऊपर हटा दो, मुझसे अलग कौन है? मेरे अलावा कौन है? मुझसे ऊपर कोई तब होगा ना जब पहले मुझसे अलग कोई होगा, मुझसे पृथक, मुझसे इतर, मेरे अलावा कोई होगा। मेरे अलावा ही कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई कैसे हो सकता है? तो जब तक अद्वैत वेदांत है तानाशाही नहीं चल सकती। या फिर जैसे पश्चिम में खुला विचार है, जहां कहा जाता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी आर द हाईएस्ट, द इंडिविजुअल इज एट द हाईएस्ट प्लेस, तो वहां भी तानाशाही नहीं चल सकती। तो इसलिए अमेरिका और भारत आसानी से हाथ मिला लेते हैं, दोनों लोकतांत्रिक हैं। समझ में आ रही बात? इन दो जगहों पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी रहती हैं। लेकिन जहां कहीं भी यह विचार होगा कि साहब मैं तो कुछ हूं ही नहीं,
मेरा पैदा होना भी किसी और के हाथ में, मेरी जिंदगी किसी और के हाथ में, मैं कैसे खाऊं पीऊं क्या सोचूं वो भी किसी और के हाथ में, मेरी सारी मान्यताएं किसी और के हाथ में, मेरी मौत किसी और के हाथ में, मेरे विचार किसी और के हाथ में, मेरा प्यार किसी और के हाथ में। जहां ये वाली बात होगी वहां लोकतंत्र नहीं चल पाएगा।